माधुरी, मुझे मुक्त करो। कौन हो तुम? यदि यह सच है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। जा बेटा, अपने सपनों के पीछे भाग। एक समय की बात है, एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर एक गरीब किसान रघु और उसकी पत्नी गौरी और उनका छोटा बेटा दीपक ठंड से कांप रहे थे। रघु, ये ठंड बहुत भयानक है। हमारे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। दीपक की हालत देखो, वो ठंड से कांप रहा है। मैं क्या करूं गौरी, खेतों में बर्फ जमी है, फसलें बर्बाद हो गईं। राजा से कर वसूली का फरमान आया है। अगर कर नहीं चुकाया तो सिपाही हमारी झोपड़ी भी छीन लेंगे। और तभी दीपक अपनी माँ से लिपटकर ठंड से कांपता है और रघु की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूर था। और तभी राजमहल का विशाल दरबार और राजा समर सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके मंत्री और सेनापति उनके पास खड़े हुए थे। महाराज, इस साल ठंड और बर्फबारी के कारण कई किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। वे कर नहीं चुका पाएंगे। कुछ किसानों ने महल में आकर आपसे न्याय की गुहार लगाई है। नियमों का पालन हर किसी को करना होगा। अगर कर नहीं चुका पाए तो उनके खेत नीलाम कर दिए जाए। ये सुनकर सैनिक किसानों के गांव की ओर जाते हैं। राजा के सैनिक किसानों के घरों में जबरदस्ती घुसते हैं और किसान डर से इधर उधर भागता है। और तभी रघु अपनी झोपड़ी के सामने खड़ा था और सैनिक उसके पास आते हैं। रघु, राजा का आदेश है, तुमने कर नहीं चुकाया, इसलिए तुम्हारी जमीन और झोपड़ी जब्त की जाती है। महाराज से कहिए कि एक बार मेरी बात सुन ले। मैंने जीवन भर इस मिट्टी में मेहनत की है। यह झोपड़ी और खेती हमारी जिंदगी है। हमें आदेश मिले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। सैनिक झोपड़ी को तोड़ देते हैं और गौरी और दीपक रोने लगते हैं। तभी रघु राजमहल के दरबार में जाता है। महाराज, यह अन्याय है। मेरे खेत और झोपड़ी ही मेरा जीवन थे। मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, फिर यह सजा क्यों? राज्य के नियम सबके लिए समान है। अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो और किसान भी कर नहीं चुकाएंगे। महाराज, मैं गरीब हूँ लेकिन बेईमान नहीं। अगर मैं कर नहीं चुका पाया तो सिर्फ इसीलिए कि इस साल प्रकृति ने हमें धोखा दिया। अगर राजा ही अपनी प्रजा का दुख नहीं समझेगा तो फिर कौन समझेगा? दरबार में सन्नाटा छा जाता है और राजा चुप हो जाते हैं। और तभी राजा रात के समय राजा समर सिंह अपने महल की ऊंची बालकनी से गांव की ओर देख रहे थे। अचानक ठंडी हवा चलती है। वे शॉल ओढ़ लेते हैं। तभी उन्हें याद आती है कि उन्हीं की वजह से रघु का परिवार खुले आसमान के नीचे ठंड में पड़ा होगा। राजा को बेचैनी होने लगती है और वे पलंग पर लेटते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। मैंने क्या कर दिया? मैं अपने महल में गर्म बिस्तर पर सो रहा हूँ और मेरी प्रजा ठंड में तड़प रही है। सुबह होते ही राजा अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांव की ओर निकल पड़ते हैं। वहां का हाल देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। कई किसान भूख और ठंड से बेहोश पड़े थे। राजा सीधे रघु के पास जाते हैं। रघु, उठो। अब कोई भी किसान अपने हक से वंचित नहीं रहेगा। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं आदेश देता हूँ कि सभी किसानों के खेत और घर उन्हें वापस दिए जाए। इस साल कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। गांव के लोग खुशी से राजा की जय जयकार करने लगते हैं। रघु की आंखों से आंसू निकल आते हैं, लेकिन इस बार वे आंसू खुशी के होते हैं। आज आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ राजा नहीं बल्कि हमारी ढाल भी हैं। राजा मुस्कुराते हैं और रघु को गले लगा लेते हैं। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांव में सुबह के समय किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। रघु और उसके साथी अपने हलों को तेज कर रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ घुड़सवार सैनिक गांव में प्रवेश करते हैं। उनके पीछे एक ठग व्यापारी विष्णु दास आता है, जो राजा का करीबी माना जाता है। सुनो गांव वालों, महाराज ने तो तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया, पर मेरे उधार के पैसे कौन चुकाएगा? मैंने बहुत से किसानों को अनाज और बीज उधार दिए थे। अगर पैसे नहीं मिले तो ये खेत अब मेरे होंगे। तभी किसान एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और तभी रघु आगे आता है। लेकिन हमने तुमसे कोई कर्ज नहीं लिया है। दस्तावेजों में तुम्हारे हस्ताक्षर हैं
अगर पैसा नहीं लौटाया गया तो मैं राजा से तुम्हारे खिलाफ फरमान जारी करवाऊंगा। और तभी किसान डर जाते हैं और रघु की पत्नी गौरी रोने लगती है। तभी राजमहल दरबार में राजा समर सिंह अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और तभी रघु और गांव के कुछ बुजुर्ग दरबार में उपस्थित होते हैं। महाराज, हम पर बड़ा संकट आ पड़ा है। विष्णुदास हमसे झूठे कर्ज के नाम पर हमारे खेत हड़पना चाहता है। और तभी राजा क्रोध में आ जाते हैं और वे मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, क्या यह सच है? महाराज, हमने भी सुना है कि विष्णुदास ने कई किसानों से जबरन दस्तावेजों पर अंगूठे लगवा लिए थे। यदि यह सच है तो यह बहुत बड़ा अपराध है। राजा अपने सैनिकों के साथ विष्णुदास की हवेली पर पहुंचते हैं। वहां उनके आदमी दस्तावेजों की गड्डियां जमा कर रहे होते हैं और तभी राजा भीतर प्रवेश करते हैं। विष्णुदास, मुझे बताओ, तुमने किसान से कैसा कर्ज लेना चाहा? महाराज, मैं तो बस व्यापार कर रहा था। व्यापार या ठगी? अगर तुमने छल से किसानों के खेत अपने नाम करवाने की कोशिश की तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। राजा इशारा करते हैं और सैनिक विष्णुदास को गिरफ्तार कर देते हैं और दस्तावेज भी जब्त कर लेते हैं। गांव में उत्सव का माहौल है। किसान अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। राजा सवे गांव में आते हैं और किसानों को संबोधित करते हैं। मेरे प्यारे प्रजाजनों, मैं तुम्हारा राजा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि तुम पर कोई अन्याय ना हो। अब से कोई भी व्यापारी किसानों से जबरन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं करवा सकेगा। किसान खुशी से राजा की जय जयकार करने लगते हैं और रघु की आंखों में प्यार के आंसू आ जाते हैं। महाराज, आपने फिर से साबित कर दिया कि आप न्यायप्रिय राजा हैं। और तभी राजा मुस्कुराते हैं और हाथ जोड़ते हैं। गांव में सुख समृद्धि लौट आती है। गांव में फिर से हलचल मच जाती है और तभी किसान भयभीत हो जाते हैं। राजा समर सिंह के न्याय के बाद गांव में शांति आ गई थी, लेकिन अब एक और खतरा मंडरा रहा था। राज्य के पड़ोसी राजा वीरभद्र ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। गांव का सबसे बुजुर्ग किसान माधव रघु और अन्य किसानों को बुलाता है। भाइयों, हमें खबर मिली है कि पड़ोसी राज्य के सैनिक हमारी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। अगर राजा समर सिंह ने उन्हें नहीं रोका तो हमारा सब कुछ लुट जाएगा। लेकिन हम तो किसान हैं, हम युद्ध कैसे लड़ सकते हैं? गौरी, जो दूर से सुन रही थी, तभी आगे आती है। अगर हम लड़ नहीं सकते तो क्या हम यूं ही अपने खेत छोड़ देंगे? हमें कुछ करना होगा। राजमहल में राजा समर सिंह युद्ध की तैयारियों में लगे थे। तभी दरबार में रघु, माधव और कुछ अन्य किसान आते हैं। महाराज, हमने सुना है कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। अगर यह सच है तो हमें भी अपने खेत और गांव की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। रघु, तुम सच में एक सच्चे योद्धा की तरह सोच रहे हो, पर युद्ध सैनिक लड़ते हैं, किसान नहीं। महाराज, यह जमीन हमारी माँ जैसी है। इसे बचाने के लिए अगर हमें हथियार भी उठाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। राजा मुस्कुराता है और खड़े होकर किसानों को देखता है। अगर तुम सच में अपने गांव और खेतों की रक्षा करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें युद्ध की शिक्षा दिलवाऊंगा। किसानों की आंखों में आत्मविश्वास की चमक आ जाती है। राजमहल के मैदान में राजा के किसान और सैनिक युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। मैं भी मदद करना चाहती हूँ। यह युद्ध का मैदान है गौरी, और ये मेरी धरती भी है। मैं पीछे नहीं हटूंगी। तभी राजा देख रहे होते हैं। वे गर्व से सिर हिलाते हैं। राज्य की सीमा पर वीरभद्र की सेना आ चुकी थी और राजा समर सिंह अपने सैनिकों और किसानों के साथ तैयार खड़े थे। तुम किसानों को लेकर युद्ध करोगे? समर सिंह, यह मजाक है। यह कोई मजाक नहीं वीरभद्र। जब धरती पर संकट आता है तो हर हाथ हथियार उठाने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी युद्ध शुरू हो जाता है। राजा की सेना वीरभद्र की सेना पर टूट पड़ती है। रघु और अन्य किसान भी अपने खेतों की रक्षा के लिए लड़ रहे होते हैं। गौरी गांव की महिलाओं के साथ मिलकर घायल सैनिकों की सेवा कर रही होती है। युद्ध के दौरान वीरभद्र के सैनिक पीछे हटने लगते हैं। यह कैसे हो सकता है? किसान युद्ध जीत रहे हैं। अचानक राजा समर सिंह वीरभद्र के सामने आ जाते हैं। तलवारें टकराती है
अंततः वीरभद्र हार मान जाता है। राजमहल में जश्न का माहौल था और राजा समर सिंह सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके सामने रघु, गौरी और सभी किसान खड़े थे। आज तुम सब ने साबित कर दिया कि सच्ची ताकत हृदय में होती है, हथियारों में नहीं। तुम सब योद्धा हो। महाराज, हम किसान पहले हैं, लेकिन जब जरूरत पड़े तो योद्धा बनना भी जानते हैं। पूरा दरबार जय जयकार करने लगता है। राज्य में वीरभद्र की हार के बाद शांति लौट आई थी, लेकिन किसानों के लिए असली परीक्षा अब शुरू हुई थी। युद्ध के कारण गांव में फसलें बर्बाद हो चुकी थी, पानी के स्रोत सूख रहे थे और लोग भूखमरी के कगार पर आ गए थे। रघु अपने खेत के सूखे दरारों वाली जमीन को देख रहा था, तभी पास में माधव और अन्य किसान भी खड़े थे। हमने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन अब खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। अगर ऐसा ही रहा तो हम इस बार अकाल से मर जाएंगे। हमें राजा से मदद मांगनी होगी। गौरी और गांव की अन्य महिलाएं भी वहां जाती है। सिर्फ मदद मांगने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद भी हल निकालना होगा। राजमहल के दरबार में किसानों की भीड़ इकट्ठा होती है और राजा समर सिंह गंभीर मुद्रा में बैठे होते हैं। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, युद्ध जीतकर हमने अपने राज्य की रक्षा तो कर ली, लेकिन अब हमारे गांव भूखमरी से जूझ रही है। हमें अनाज और पानी की सख्त जरूरत है। मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूँ, लेकिन राज्य का खजाना भी युद्ध में खाली हो चुका है। अगर बारिश नहीं हुई तो यह संकट और भी बड़ा हो सकता है। सभी किसान चिंता में पड़ जाते हैं। तो फिर हमें कुछ नया करना होगा। महाराज, क्या हमारे पास ऐसा कुछ नहीं जिससे हम अपने गांव को फिर से समृद्ध बना सके? राजा कुछ देर सोचते हैं और फिर खड़े होकर घोषणा करते हैं। हमें केवल मदद की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। राज्य की जमीन के नीचे कई नदियां हैं। हमें कुएं और तालाब खोदने होंगे, जिससे आने वाले समय में पानी की कमी ना हो। मैं आदेश देता हूँ कि राज्य के सभी किसान और सैनिक मिलकर नए जल स्रोत तैयार करें। और तभी सभी किसानों में नया जोश आ जाता है। गांव में सभी लोग जुट जाते हैं। सैनिक और किसान मिलकर नए कुएं और तालाब खोदने का काम शुरू करते हैं। रघु और माधव अन्य किसान फावड़े और कुदाल चलाते हैं। यह तो युद्ध से भी कठिन काम है, लेकिन अगर यह सफल हुआ तो हम अपने बच्चों को अकाल से बचा लेंगे। गौरी और अन्य महिलाएं भी काम में मदद कर रही थी। गांव के छोटे छोटे बच्चे भी मिट्टी हटाने में मदद कर रहे थे। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार पहला कुआं पूरा होता है। गांव के सभी कुएं और तालाब तैयार हो चुके होते हैं, लेकिन बारिश अब भी नहीं आई थी। लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए देखते हैं। भगवान, अब तो कृपा करो। तभी अचानक बादल गरजते हैं और पहली बूंद गिरती है। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। किसान खुशी से झूम उठते हैं। राजमहल में राजा समर सिंह अपनी बालकनी से ये दृश्य देख रहे होते हैं और गर्व से मुस्कुराते हैं। कई महीनों बाद गांव में फिर से खुशहाली आ जाती है। कुएं और तालाबों की वजह से फसलें फिर से लहरा जाती है और तभी राजा समर सिंह खुद गांव में आते हैं। तभी रघु, गौरी, माधव और अन्य किसान राजा के सामने खड़े होते हैं। आज मैं तुम सबको सलाम करता हूँ। तुमने यह साबित कर दिया कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। लेकिन अगर आपने हमें यह राह नहीं दिखाई होती तो हम हार मान चुके होते महाराज। राजा और किसान हंसते हैं। गांव में उत्सव मनाया जाता है। समय की बात है, एक गांव के कोने में सोहन नाम का एक जमींदार अपनी दुकान पर बैठा था। उसके सामने संगमरमर की एक बेहद खूबसूरत प्रतिमा रखी हुई थी। तभी एक अमीर व्यापारी वहां आता है। यह मूर्ति इतनी जीवंत है, जैसे किसी ने इसे पत्थर में कैद कर दिया हो। यह केवल पत्थर नहीं, कला है जो केवल भाग्यशाली लोगों के घर की शोभा बढ़ा सकती है। इसे मुझे दे दो, कीमत तुम तय करो। 50 स्वर्ण मुद्राएं। व्यापारी बिना झिझक के स्वर्ण मुद्राओं की थैली सोहन के सामने रख देता है और मूर्ति लेकर चला जाता है। सोहन प्रसन्न होकर मुद्राएं गिनता है और फिर सीधा गांव के गरीब मूर्तिकार विजय के घर की ओर बढ़ता है। विजय का घर एक टूटी फूटी मिट्टी का था। घर के दरवाजे के बाहर लकड़ी की मूर्तियां बिखरी हुई थी।
अंदर दीपक की हल्की रोशनी में पत्थर तराशने में व्यस्त था। तभी सोहन अंदर आता है। सोहन, तुम्हारी मूर्ति बेच दी मैंने। मुश्किल से 20 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं, आधे तुम्हारे आधे मेरे। इतनी सुंदर मूर्ति और इतनी कम कीमत। कला का मूल्य बाजार में तय होता है, भावनाओं से नहीं। अगली बार कुछ अलग बनाओ जो देखने वालों को जादू में बांध ले। और तभी सोहन वहाँ से चला जाता है और विजय गहरी सोच में पड़ जाता है। सोहन की हवेली बहुत ही सुंदर और बहुत ही बड़ी थी और सोहन की बेटी माधुरी बगीचे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। और तभी सोहन अंदर आता है। पिताजी, आप विजय को उसके हक का पूरा पैसा क्यों नहीं देते? वह मूर्ख है। दुनिया में हर कोई अपनी कला का मूल्य नहीं जानता और जो नहीं जानता उसे ठगा ही जाता है। मुझे विजय पसंद है पिताजी। मैं तुम्हारा विवाह उस गरीब से कभी नहीं करूंगा। यह बात अब दोबारा मत कहना। सोहन वहाँ से चला जाता है और माधुरी चिंता में पड़ जाती है। इस बार मैं ऐसी प्रतिमा बनाऊंगा जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध होगी। विजय अपने औजार उठाता है और दिन रात मेहनत में जुट जाता है। 3 महीने बाद विजय ने एक नई प्रतिमा बनाई, इतनी सुंदर कि देखने वाला एक पल के लिए ठहर जाए। जब वह इसे सोहन को देने आता है तो माधुरी छिपकर देखती है। जमींदार साहब, यह प्रतिमा मैंने अपने जीवन की सबसे बेहतरीन कला के रूप में बनाई है। यह तो किसी देवी की तरह लग रही है। अद्भुत। सोहन प्रतिमा लेकर हवेली में रखता है, लेकिन उस रात अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। हवेली में रहस्यमयी परछाई दिखने लगती है। माधुरी को रात में किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती है। माधुरी देर रात हवेली की बैठक में बैठी होती है। तभी अचानक प्रतिमा हल्की चमकने लगती है। माधुरी घबरा जाती है। तभी प्रतिमा के होंठ हिलते हैं। माधुरी, मुझे मुक्त करो। कौन हो तुम? मैं चंद्रलेखा हूँ, ये शापित प्रतिमा हूँ। मुझे किसी निर्दोष की कला ने फिर से जीवित कर दिया। अगली सुबह माधुरी विजय को सब कुछ बताती है। वे दोनों गांव के एक वृद्ध संत के पास जाते हैं। यह मूर्ति साधारण नहीं है, यह किसी श्राप का परिणाम है। इसका श्राप कैसे मिट सकता है? केवल वही व्यक्ति इसे मुक्त कर सकता है जिसने इसे बनाया है। लेकिन इसे मुक्त करने का अर्थ है इसे नष्ट करना। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? विजय दुविधा में पड़ जाता है। रात में विजय और माधुरी हवेली में प्रवेश करते हैं। जैसे ही विजय अपने औजार से प्रतिमा को तोड़ने की कोशिश करता है, हवेली कांपने लगती है और प्रतिमा से धुएं का एक साया निकलता है और हवा में घुल जाता है। प्रतिमा टूटकर बिखर जाती है। हवेली का कंपन शांत हो जाता है। अगले दिन पूरा गांव इस घटना के बारे में जान जाता है। सोहन की सच्चाई भी सबके सामने आ जाती है कि वह वर्षों से विजय की कला का शोषण कर रहा था। राजा उसे जमींदारी से हटा देता है और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। सोहन, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया। अब यह गांव तुम्हारा नहीं बल्कि उन मेहनतकश लोगों का होगा जिन्होंने इसे संजोया है। विजय और माधुरी का विवाह संपन्न होता है। विजय को राजकीय मूर्तिकार घोषित किया जाता है। गांव में कला को नया सम्मान मिलता है और श्रापित प्रतिमा की कहानी इतिहास बन जाती है। एक दिन की बात है। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। चारों ओर हरियाली थी। खेतों में किसान हल जोत रहे थे और पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना रही थी। और विजय अपने बैलों के साथ खेत में काम कर रहे थे। उसने एक पुरानी हल्की फटी धोती और गमछा डाला हुआ था और माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन चेहरे पर सुकून नहीं था। और तभी दूसरी ओर उसका बेटा राजू खेत के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहा था। बेटा, आकर देख, इस मिट्टी की खुशबू कितनी मीठी है। पापा, मिट्टी की खुशबू से पेट नहीं भरता। खेत में अब कुछ नहीं बचा। लोग शहर जाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। हम यहाँ मिट्टी में उलझे हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा। यह खेत हमारे पूर्वज की विरासत है। इसे छोड़ना मतलब अपनी जड़ों को काट देना। पापा, आप समझते क्यों नहीं? गांव में रहकर क्या मिलेगा? ना अच्छी नौकरी, ना आराम। मैं शहर जाना चाहता हूँ। सोच ले बेटा, शहर की चकाचौंध जितनी सुंदर लगती है उतनी ही बेरहम भी होती है। वहाँ अपना कहने वाला कोई नहीं होगा
मुझे अपनी काबिलियत पर भरोसा है पापा। मैं वहाँ जाकर कुछ बड़ा करूँगा। बेटा सोच ले, शहर में पैसा तो मिलेगा पर सुकून नहीं। वहाँ के लोग अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। तभी शाम के समय घर के आंगन में चूल्हा जलता है और सुमित्रा रोटियां बना रही थी और पास में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर विजय बैठा हुआ था और राजू उसके सामने खड़ा होकर बैग पैक कर रहा था। राजू, तू सच में जा रहा है? हाँ माँ, अब और देरी नहीं कर सकता। बेटा सोच ले, शहर में पैसा तो मिलेगा पर सुकून नहीं। वहाँ के लोग अपने मतलब के लिए दोस्ती करते हैं। पापा, मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं हमेशा इस मिट्टी में ही खोया रहूं? जा बेटा, अपने सपनों के पीछे भाग, लेकिन याद रखना, जब ये दुनिया तुझे ठुकराएगी तो तेरा बाप और ये धरती तुझे हमेशा अपनाने के लिए तैयार रहेंगे। राजू थोड़ी देर के लिए रुकता है और फिर सिर झुकाकर बैग उठाता है और गांव की पुरानी बस आकर रुकती है और वो उसमें चढ़ जाता है। विजय दूर तक उसे जाता हुआ देखता है। उसकी आंखों में नमी आ जाती है और सुमित्रा उदास हो जाती है और बस धूल उड़ाती हुई दूर चली जाती है। शहर की ऊंची इमारतें और राजू एक छोटी सी नौकरी करता है। काम का बोझ इतना ज्यादा होता है कि खाने पीने तक का समय नहीं मिलता। राजू, ये रिपोर्ट अभी तक तैयार नहीं हुई। सर, बस थोड़ी देर और। कंपनी में समय की कीमत होती है। अगर काम नहीं कर सकते तो नौकरी छोड़ दो। राजू अपने छोटे से कमरे में लौट जाता है जहाँ एक पंखा धीमी आवाज में घूम रहा होता है और वो थका हुआ बिस्तर पर गिरता है। अचानक उसे अपनी माँ के हाथों की बनी रोटियां और खेतों की ठंडी हवा ही याद आती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ महीनों बाद राजू थका हारा गाँव लौटता है। घर और खेत की हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। विजय अब बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन फिर भी खेत में काम कर रहा होता है। पापा, आया मेरा बेटा। मैं गलत था। शहर ने मुझे पराया बना दिया, लेकिन इस मिट्टी की खुशबू में आज भी अपनापन है। धरती माँ अपने बच्चों को कभी ठुकराती नहीं है, बस उन्हें राह दिखाने में वक्त लगाती है। मुझे माफ कर दो पापा, मैं यहाँ रहकर आपके साथ खेती करूँगा। चल, आज से हम साथ में हल चलाएंगे। राजू हल उठाता है और विजय के साथ खेत के काम करने लगता है। सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही होती है और एक नई शुरुआत की उम्मीद लग रही होती है। गांव के लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और धरती माँ अपने बेटे को फिर से अपना लेती है।